समित चौहान भी हमारे साथ मौजूद है, टेक्निकल एनालिस्ट है एंजल ब्रोकिंग से। समित, गुड मॉर्निंग। आपके दो स्टॉक्स जो आप पूरी सीरीज के पर्सपेक्टिव से हमारे व्यूअर्स को रेकमेंड करना चाहेंगे, और दो स्टॉक्स जहां पर आज आप इंट्राडे में दाव लगाना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कंटिन्यू रहेंगी। अगर आप कुछ दिनों के टाइम पर्सपेक्टिव से बात करें तो फेडरल बैंक एक अच्छा खासा स्टॉक है जिसने बेस बनाया अराउंड 48-50, और कल हमने एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा है उसमें, जहां पे उसका रेजिस्टेंस अराउंड 50-51 का था। तो हमें लग रहा है ये मोमेंटम और कंटिन्यू होगा। 56.5-57 के लेवल्स फेडरल बैंक में दिखाई दे सकते हैं, और हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये अच्छा खासा मोमेंटम और कंटिन्यू रखेगा। इसमें एक 50.5 का स्टॉप लॉस ला के इसमें बाइंग की जा सकती है, तो वो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सीमेंस एक स्टॉक है जिसने अच्छा खासा बेस बनाया है। लास्ट 2 दिन से हमने अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा है वो काउंटर में, एंड इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट फ्रॉम इट्स रेजिस्टेंस ऑफ 1200। सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो ब्रेकआउट बहुत जल्दी आ जाएगा, तो हर एक डिप में इसमें भी बाइंग की जा सकती है। 1145 का एक स्टॉप लॉस होगा, और इमीडिएट हमारा टारगेट इसमें 1250 का होगा। जी, तो दो स्ट्रेटजीज बताई हैं समित ने, एक तो फेडरल बैंक और दूसरा सीमेंस, जहां पर ऑन डेप्स लॉन्ग जाने की सलाह है। लेकिन अब थोड़ा सा डेरिवेटिव डेटा को देख लेते हैं, क्योंकि नई सीरीज में हम एंटर कर रहे हैं। पिछली सीरीज की जो एक्सपायरी हुई बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पर हुई, और इनफैक्ट वीरेंद्र, जो रोल ओवर स्टैटिस्टिक्स हैं निफ्टी के ही प्रिसाइसली, वो भी अगर बीते 3 सीरीज का एवरेज निकाल कर देखें तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट साइड पर ही रहे हैं। तो एग्जैक्टली डेरिवेटिव डेटा को देखते हुए इंडिकेशंस क्या मिल रही हैं, कौन कौन सी वो स्ट्राइक्स रही हैं निफ्टी में, जहां पर सबसे ज्यादा फोकस किया है ट्रेडर्स ने? देखिए, रोल ओवर परसेंटेज से ज्यादा पहले जरूरी कि एग्जैक्टली रोल ओवर जिस साइड पे हुआ है, आप देखिए पिछले 2 सेशन में वो काफी सिवियर लॉन्ग साइड पे रोल ओवर हुआ है, तो ये बड़ा चीज अच्छी है। खैर, मैं रोल ओवर से इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है आपके स्क्रीन पे 581 करोड़ रुपए की कल कैश मार्केट में खरीद। कल अगर आप डीआईएस को देखें तो उनकी तरफ से 685 करोड़ रुपए की खरीद, और अगर आप वायदा कारोबार में देखें एफआईएस की तरफ से, ये आंकड़ा आपको हिला देगा, 5712 करोड़ रुपए की खरीद। यानी 2 सेशन में कैश डेरिवेटिव्स मिला के देखिए तो 12,691 करोड़ की खरीद। ये एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है एग्जैक्टली कि जून में ऐसा क्या होने वाला है कि एफआईएस ने इतना बड़ा दाव लगा है इंडियन मार्केट्स पे। खैर, उसका जवाब हम जुटाते फिरेंगे, लेकिन पहले डीआईएस एफआईएस की अप्रोच को डेरिवेटिव्स में देखते हैं। 2348 करोड़ रुपए का इंडेक्स फ्यूचर्स, जरा इसको स्लाइड को स्क्रीन पे रखिएगा। 2348 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स, यानी 2 दिन में लगभग 6000 करोड़ रुपए का इंडेक्स। आगे बढ़िए जरा, एक बार आइए इंडेक्स ऑप्शंस पे। अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस पे देखें तो 2146 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शन खरीदा है एफआईएस ने, ह्यूज बाइंग। और स्टॉक फ्यूचर्स देखिए 1214 करोड़ रुपए का। एक बात मैं आपको बताना भूल गया यहां पे दीपाली, इंडेक्स फ्यूचर्स में जो कल 2300 करोड़ की खरीदारी है ना, कल अगर आप इंडेक्स में देखें तो एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं। तो ये उनके स्टांस में, ये उनके रुख में, उनके अगर आप देखें तो शायद ट्रेडिंग पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव था। मई की शुरुआत में वो कॉल राइटर थे, इंडेक्स पर अगर आप देखें उन्होंने काफी कॉल राइट की थी, लॉन्ग्स अनवाइंड की थी, पुट्स पे लॉन्ग थे, और स्टॉक फ्यूचर्स भी अनवाइंड किए थे। लेकिन इस बार इस सीरीज के आखिरी के 2 दिन बिल्कुल डिफरेंट थे। अब आइए देखते हैं कि इन स्टैटिस्टिक्स का आंकड़ों पर क्या फर्क पड़ा। जरा एक बार निफ्टी पे आइए, निफ्टी फ्यूचर्स की रोल ओवर प्लेट पे आइएगा, कितने रोल ओवर स्ट्राइक करे हमने और एग्जैक्टली कैसे। हम डे हाई पे बंद हुए, ऑलमोस्ट डे हाई पर। फिर अब अगर आप रोल ओवर की स्टैटिस्टिक्स देखें, देखिए मेरे ख्याल से 63% अप्रोक्सीमेटली रोल ओवर स्ट्राइक हुआ है निफ्टी पे। दैट इज आई थिंक गुड, क्योंकि उसमें से ज्यादातर रोल ओवर जो है वो लॉन्ग साइड पे, माफ कीजिएगा 67% लॉन्ग साइड पे रोल ओवर है। कल 52 लाख निफ्टी में शेयर जुड़े हैं जून में, और 10 लाख कम हुए थे मई में। शॉर्ट कवरिंग हुई और फ्रेश लॉन्ग क्रिएट हुआ जून में। अब आइए आप कल के पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन के आंकड़ों पे कल कितना बिल्डअप हुआ कौन कौन सी स्ट्राइक में। देखिए सबसे बड़ी चीज है, जरा सीधे आइएगा कॉल्स पे। पहले अगर आप कॉल्स की डेटा को देखें, 8100 की कॉल में कल 7 लाख से जुड़े, आउटस्टैंडिंग वाई चला गया 30 लाख। 8200 की कॉल में, फिर आइए जरा, 8200 की कॉल में 5.25 लाख, आउटस्टैंडिंग 28, और 8300 की कॉल में 10 लाख, आउटस्टैंडिंग कहां पहुंच गया 30 लाख। यानी 81, 82, 83 के स्तर पर एफआईएस ने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग की है कॉल्स में, इसलिए मोमेंटम बहुत सिवियर, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और अगर आप पुट्स देखिए दीपाली, अच्छी बात यह है कि हमें सिर्फ 2 सेशन के बीच में जून में एक बेस तलाशने का मौका मिला है। 7800 की पुट को देखिए, 7900 की पुट को देखिए, 8000 की पुट को देखिए, स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। सो ये पुट राइटिंग मेरे को क्या कह रही है कि भैया तेजी पर बिलीव करो, लेकिन अपना स्टॉप लॉस मैनेज करो। कहां पर? आई थिंक 7950 से लेकर 7980
ये 23 पॉइंट का दर आपके एक बहुत रीजनेबल स्टॉप लॉस के तौर पे काम कर सकता है। निफ्टी बैंक पे कुछ देर में बात करेंगे दीपाली जी। सुनील जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे फटाफट से क्विक कमेंट ले लेते हैं। सुनील, गुड मॉर्निंग। जून सीरीज के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, कीपिंग इन माइंड के दो बड़े ग्लोबल इवेंट है, फेड की बैठक है और फिर उसके बाद 23 जून को ब्री एग्जिट पर भी फैसला लिया जाएगा, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस सीरीज के लिए? देखिए, क्लासिकल मूव है। पहले 2 महीने अच्छी तेजी रही, 1 साल कंसोलिडेशन रहा। अब अगर मार्केट का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली जून में तेजी रहनी चाहिए। बेसिक चीजें हैं रादर देन गोइंग बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्निकल इसमें लगाने की। अगर आप देखेंगे तो जून क्वार्टर के अभी जो ये मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसमें आफ्टर 3-4 क्वार्टर के बाद में पहला साइन दिखाई दिया है जहां पर कुछ डायरेक्शनली पॉजिटिव रिजल्ट में होने लगा है और मैनेजमेंट के व्यू में भी एक डायरेक्शन जो है आगे के लिए पॉजिटिव बन रहा है। तो मुझे लगता है ये जो आप ऑलरेडी हमने इस क्वार्टर के रिजल्ट में जो रिफ्लेक्शन देखा है उसका इम्पैक्ट जून मंथ में रहेगा। अच्छे रिजल्ट्स जो कंपनी के आए हैं वो स्टॉक्स और भी परफॉर्म कर सकते हैं और मुझे लगता है कि जून महीना नहीं, इनफैक्ट ये पूरा साल भी ठीक रहना चाहिए। नो डाउट ये कोई बहुत लंबा ऐसे सीधे रनअप की बात नहीं है, बट डेफिनेटली अच्छे शेयर्स अगर सेलेक्ट किए जाए तो अच्छी कमाई हो सकती है। जी, चलिए छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पार है ढेर सारा एक्शन। बात होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। कल नतीजों से पहले 5.5% उछला ये शेयर, आज नतीजे कैसे रहेंगे, क्या ये तेजी बरकरार रहेगी या फिर मुनाफा समेटने का वक्त है, इस पर डिस्कशन होगा। और इनफैक्ट सबसे तेज नतीजे सबसे पहले आज दिन भर आप देख सकेंगे इसी बिजनेस पर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद शेयर लाइव में आप सभी का फिर से स्वागत है। कल जब बाजार चल रहा था ना, ठीक है बाजार चल रहा था, चलने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसा आ रहा है तो बाजार चलेगा, लेकिन एक स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने 1 बजे के बाद एक ऐसा मूव लिया जिसने सबको, अगर आप देखें, एक कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर कर दिया कि आखिरकार ये भाग क्यों रहा है। 5% 9 रुपए 30 अगर आप हो गया स्टॉक, जबकि आज यानी 27 मई को इसके नतीजे आने वाले हैं। क्या कुछ अच्छा हो सकता है या फिर एग्जैक्टली नंबर में कुछ अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट क्या कह सकती है, इसको बारीकी से समझ लीजिए एक बार। 12:30-1 बजे के बीच नतीजे आएंगे। अंचल मेरे साथ न्यूज़ रूम से हैं। अंचल, क्या एक्सपेक्टेशन है एसबीआई से, और ये एक ऐसा नतीजा है जिस पर पूरी स्ट्रीट की नजर ऑलमोस्ट ये जब अर्निंग सीजन शुरू हुआ था तब से लगी हुई है। बिल्कुल, पहले दिन से जानी बैंकिंग शेयर के नतीजे स्टार्टिंग से इंडस्ट्री शुरू कर देता है, लेकिन एसबीआई पे नजर सबकी बनी हुई होती है और इस बारी का जो अनुमान है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप नतीजों को कंपेयर करिएगा। उसका कारण है 2 क्वार्टर पहले जो एसेट क्वालिटी रिव्यू किया था, आरबीआई ने गाइडलाइंस चेंज की थी, उसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़े बेस की वजह से भारी प्रोविजनिंग करती हुई दिखी थी, क्योंकि स्लिपेजेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखे थे, इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करना ज्यादा बेहतर होगा। बात करते हैं पहले एनआईए की। बैंक की एनआईए करीब 3.6% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं प्रोविजनिंग जो है इस बार भी 10% बढ़ती हुई दिखेगी और 8400 करोड़ रहने का अनुमान है। देखिए, जो क्वांटम है प्रोविजनिंग का वो कम होता जा रहा है, डिस्पाइट प्रोविजनिंग बढ़ जरूर रही है, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग इसमें यह है कि सिर्फ 10% इस बार बढ़ेगी। अगर आप पिछले Q3 या Q2 को उठा के देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रोविजनिंग काफी हाई थी। इस बार 10% बढ़ना कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन, शायद इस बार मैनेजमेंट ये कह सकता है कि भैया हमने प्रोविजनिंग अब कर ली है, अब इससे ज्यादा प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर आप मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में लो बेस का एक इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 52% बढ़ता हुआ दिखेगा कंपनी का, बैंक का मुनाफा। लेकिन ग्रॉस एनपीए ये चिंता का विषय बने हुए हैं और बने रहेंगे। 5.1% से इस बार बढ़कर 5.6% रहने का अनुमान है। अब की ट्रिगर, जैसा कि आप पूछ रहे थे किन चीजों पे नजर रखनी चाहिए, उसमें कुछ बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले तो प्रोविजनिंग का आंकड़ा, जैसे कि हम बार बार कहते हैं बैंक के केस में और एसबीआई केस में, डेफिनेटली प्रोविजनिंग के आंकड़े पे नजर रखिएगा। 8400 करोड़ रहने का अनुमान है, इससे ज्यादा प्रोविजनिंग होती है तो मुनाफे पे भारी प्रेशर आता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ आप इसके ग्रॉस एनपीएस को वॉच करिए, नेट एनपीएस को, एब्सोल्यूट और परसेंटेज टर्म्स दोनों में नजर रखिएगा। ग्रॉस एनपीएस बढ़ने का अनुमान है,
5.6% से अगर कम ग्रॉस एनपीएस बढ़ते हैं तो एक पॉजिटिव हो सकता है शेयर के लिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा बढ़ते हुए आते हैं तो डेफिनेटली एक नेगेटिव रिजल्ट ही कहलाएंगे। साथ ही साथ रिस्ट्रक्चरिंग, इस बार ऐसा अनुमान है कि रिस्ट्रक्चरिंग बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि एसडीआर और 5/20 रिस्ट्रक्चरिंग के तहत बैंक ने काफी रिस्ट्रक्चरिंग की है, वो आंकड़ा भी काफी क्रिटिकल रहेगा। अगर बेहद ज्यादा रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, कहीं ना कहीं स्लिपेजेस पे प्रेशर आता हुआ दिखेगा। और वही अगली चीज है, स्लिपेजेस पे जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, AQR के नए नियम आए थे एसेट क्वालिटी रिव्यू के, उसकी वजह से इस बार यह अनुमान है कि करीब 18,000 करोड़ की स्लिपेजेस हो सकती हैं, और ये आंकड़ा इससे ज्यादा आता है, 20-22 हजार करोड़ का आता है, तो मुनाफे और एनआई दोनों पे ही इंपैक्ट आता दिखेगा। तो ओवरऑल इन 5 पैरामीटर्स में नजर रखिए। एसबीआई बॉटम लाइन स्ट्रांग रह सकती है, लेकिन प्रोविजनिंग और ग्रॉस और एसेट क्वालिटी पे निराश करती हुई दिखेगी। तो एसबीआई के नतीजों पर नजर रहेगी डेफिनेटली आज, और सीक्वेंशियल बेसिस पर मुनाफा इंप्रूव हो सकता है, लेकिन हायर स्लिपेजेस की वजह से जो एसेट क्वालिटी है उस पर एक इंपैक्ट आ सकता है। 18,000 करोड़ के आसपास के स्लिपेजेस रहने की आशंका है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री, जिससे सेंस ये मिल पाएगा कि आने वाले क्वार्टर्स एसेट क्वालिटी, प्रोविजनिंग, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट या फिर क्रेडिट ग्रोथ पर्सपेक्टिव से कैसे रहने वाले हैं। सुनील, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी ऑन एसबीआई आज अर्निंग से पहले, और क्या स्ट्रेटेजी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए स्टॉक पर? देखिए, अगर जिस तरीके से मैनेजमेंट ने भी पास्ट में गाइड किया और एक्सपेक्टेशन भी है कि जिस तरीके से उनके स्लिपेजेस लास्ट क्वार्टर में 20,000 आए थे, तो इस बार भी 20 से 21,000 आने की उम्मीद है। और अगर इस फिगर के आसपास भी आते हैं तो मुझे स्टॉक में वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा ऊपर जाने का स्कोप नहीं लगता। ऑलरेडी ट्रेलिंग बेसिस पे 1.45 टाइम्स प्राइस टू एडजस्टेड बुक चल रहा है। हिस्टोरिकली देखेंगे तो नो डाउट अच्छे पीरियड में ये 2 टाइम्स भी गया है, बट कंसिडरिंग द एनवायरनमेंट इस लेवल पे ये इससे ज्यादा ऊपर जाता हुआ हमें नहीं लग रहा है। इसके अलावा जो इसमें रिवर्सल के साइंस जहां पर दिखाई देंगे वो होगा पीरियड जब रिकवरी के ऊपर कमेंट मैनेजमेंट के आएंगे, और एक अच्छी रिकवरी अगर दिखाई देने लगेगी तो मुझे लगता है कि उस समय ये स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। या अदरवाइज स्टॉक अगर सपोज करो जो एक्सपेक्टेड है उस लाइन पे या उससे थोड़े वर्ष आते हैं तो स्टॉक में करेक्शंस आने की उम्मीद है। आप अप्रोच क्या करेंगे? देखिए, मैं व्यूअर्स को बता दूं एग्जैक्टली कि एसबीआई कल काफी भारी हो गया है। कल एसबीआई में रोलोवर्स की जरा एक बार एसबीआई की रोलोवर्स की पेट दिखाएंगे एग्जैक्टली क्या रोलोवर्स हुए। सीओसीज काफी इंप्रूव हुई थी, यानी कॉस्ट ऑफ कैरी काफी इंप्रूव हुई थी। यहाँ पर मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा एसबीआई के बारे में, और याद रखिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको और बताऊंगा एसबीआई कुछ देर में मैं निकाल रहा हूं डेटा कि एग्जैक्टली वर्सेस लास्ट सीरीज की एक्सपायरी और इस एक्सपायरी में क्या अंतर है। 81% रोलोवर हुए, और इसका आउटस्टैंडिंग ओआई याद रखिए, मतलब जिस नोट पे हम शुरू कर रहे हैं वो है 6,47,88,000। मैं इसको कुछ देर में कंपेयर करूंगा, लेकिन एक पहले टेक्निकल नजरिए लेता हूं। राजेश, आप कैसे अप्रोच करेंगे एसबीआई को आज या फिर निफ्टी बैंक को? देखिए, यहाँ पे अगर एसबीआई की बात करें तो हमने कल एसबीआई में एक ब्रेकआउट देखा था विद वॉल्यूम। ब्रेकआउट का जो लेवल था वो रफली था 175 का, और अगर आप क्लियर कट देखो तो इट्स अ फॉलिंग चैनल। तो मुझे लगता है कि एसबीआई शॉर्ट टर्म के लिए बाय के लिस्ट में आ चुका है, और अगर यहाँ पे एसबीआई जो कि कल 184.50 के आसपास बंद हुआ, अगर आज करेक्शन में आता है तो 180 एंड 182 शुड बी द सपोर्ट बैंड, की जहाँ पे मुझे लगता है कि एक वैल्यू बाइंग इमर्ज हो सकती है फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। मुझे लगता है कि ऑन ए पोजिशनल बेसिस एसबीआई यहाँ पे बाय करना चाहिए। अगर 180-82 का लेवल मिलता है, स्टॉप लॉस जो होगा वो रफली 178 के आसपास मेंटेन होगा, और इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 195 का। जी, चलिए इसके अलावा जेट एयरवेज और बीपीसीएल को भी देख लेते हैं, क्योंकि दोनों के नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। पहले जेट एयरवेज को देखें तो वाई बेसिस पर कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 397 करोड़ उसका मुनाफा कंपनी को हुआ है। वहीं बीती तिमाही यानी इसी साल की पिछले साल की इसी तिमाही में करीब 1729 करोड़ का घाटा था कंपनी को। जो क्रूड प्राइसेस में फॉल हुआ है, लोअर एटीएफ प्राइसेस हुए हैं, उसका बेनिफिट मिला है कंपनी को इस क्वार्टर में भी, और जो फ्यूल एक्सपेंसेस हैं वहां भी 25% की कमी देखी गई है। हालांकि जो टोटल इनकम है वो मार्जिनल इंक्रीज हुई है, 3.5% के आसपास की ग्रोथ कंपनी के इनकम में रही है। लेकिन स्टॉक हमने देखा था कल वापस परफॉर्म कर रहा था और 600 के लेवल के ऊपर कल ये क्लोज हुआ है। आपकी अप्रोच समित क्या रहेगी जेट एयरवेज पर आज के लिए, कीपिंग इन माइंड के अर्निंग्स अच्छे रहे कंपनी के? देखिए लास्ट 1.5-2 मंथ से अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो जेट एयरवेज
क्लियरली एक साइडवेज मूव में है। हालांकि 570 575 का इसको काफी अच्छा सपोर्ट है। लास्ट 3 दिन से वहीं पे वो सपोर्ट लेके रिबाउंड हो रहा था और कल हमने अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा ये काउंटर में। तो ये मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा। उसकी एक रेंज है, वो लोअर रेंज से अभी रिबाउंड होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो ऊपर की तरफ आप 625 से लेके 635 के लेवल्स जेटर में रीटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। डेफिनेटली इसमें अगर लॉन्ग पोजीशंस है तो बनी रहनी चाहिए। 578 के नीचे एक स्टॉप लॉस होगा और ऊपर की तरफ आप 630 से 635 के लेवल्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी जी जी, अगर आप देखें ये थी जेरेवेज की बात। कुछ और स्टॉक से बात करेंगे इससे पहले अगर आप देखें, मैं एक बार अगर आप देखें कल के सबसे बड़े स्टार परफॉर्मर, ये विडंबना है कि हमने उसकी बात नहीं करी। एसबीआई पे हम सब के सब अगर आप देखें तुले हुए हैं, लेकिन एलएनटी से हम कैसे कल अगर आप देखें हट सकते हैं। कल इसने वो किया और जिसने 2006 की याद दिला दी, मेरे को अच्छी तरीके से याद है। 4000 रुपए का हुआ करता था स्टॉक। एक दिन ऐसे ही नतीजे आए थे, छप्पर फाड़ नतीजे, और उस दिन कितना लगभग 450-500 रुपए स्टॉक चला था, क्योंकि 4000 रुपए था भी उस वक्त। राजेश, वो पुराने दिनों की याद दिला दी कल एलएनटी ने। मतलब फ्रंट फुट पे आके पारी खेलना अपनी। 182, मान लीजिए राजेश मैं एक्सट्रीम प्रॉफिट से बैठा हूं। अब बात ये आती है कि आपको प्रॉफिट मिल गया, आपको संभालना कैसे है इसको। फ्यूचर को ऑप्शन में कन्वर्ट कर लें या नहीं, कैश को किसी रेंज में लॉक कर लें या नहीं, अगले टारगेट्स क्या होंगे, स्टॉप लॉसेस क्या होंगे आपके? देखिए एलएनटी, मुझे याद है एलएनटी रफली 1200 से लेके 1100 तक लोग यहाँ पे बाय बोल के थक गए थे और उसमें से एक मैं भी था। और एक टाइम 1230, आई स्टिल रिमेम्बर 1230 पे ऐसा था कि नहीं एलएनटी का रिजल्ट है और बहुत पैथेटिक आएगा और यहाँ से सबको एग्जिट लेना है। और सच कहूँ एकदम कॉन्ट्रा व्यू में एलएनटी ने सबको मैं चौंका दिया। देखिए अगर मेरे पास एलएनटी रहता तो डेफिनेटली एक टाइम के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए मैं भी यहाँ पे एक 50% प्रॉफिट बुकिंग में कर लेता, क्योंकि एज फार एज द टेक्निकल इज कंसर्न एक 1480 एंड 1500 के लेवल तक मुझे लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट लेना चाहिए। बट उसका रीजन ये है कि कल उसने जो गैप किया 1250 से लेके रफली 1400 तक का, तो इतना बड़ा गैप फिल करने के लिए वो नीचे आ सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल बनता ही। तो मुझे लगता है अगर ये लेवल है तो मे भी अगर यहाँ पे है तो मैं डेफिनेटली एक बार के लिए बुक करूंगा, लेकिन बाय ऑन डिप के रडार पे वो हमेशा रहेगा, क्योंकि इसका जो पोजिशनल टारगेट रहेगा वो रफली है 1610 का। तो मुझे लगता है कि एलएनटी अगर किसी को ये सब ट्रेड करना ही नहीं है तो आप चुपचाप बने रहो, अगर किसी को ट्रेड करना है तो दिस इज द ऑप्शन। एक बेहतरीन तरीके से अगर आप देखें ईमानदारी से डिस्क्लोजर दे दिया इन्होंने राजेश ने, दैट्स गुड। और बिल्कुल, और कल जो बाइंग दिखी वो इसी वजह से दिखी क्योंकि ना तो कोई इसमें कोई खास खरीदारी हो रही थी, अर्निंग्स को लेकर कंसर्न्स थे, जो कमेंट्री आई मैनेजमेंट की ओर से, और एक अच्छा स्टॉक है भी डेफिनेटली, तो इसीलिए वापस बायस के रडार पर ये कल शेयर हावी हुआ। लेकिन अब बात करेंगे टुडेज ट्रेड की, यानी एक स्टॉक जिस पर आपको इंटरडे पर्सपेक्टिव से नजर रखनी है। रुक कर लेते हैं। टुडेज ट्रेड में हर रोज एक शेयर हम आपको बताते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिहाज से आप पोजीशन बनानी है। इसको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही बेसिस पर चुना जाता है। कोई भी पोजीशन आप बनाए अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले। वीरेंद्र, आज का स्टॉक कौन सा है? कल के स्टॉक को पहले देखते हैं। अगर आप देखें सुबह सुबह खुलते साथ ऑलमोस्ट टारगेट अचीव किया इसने। 42 का टारगेट था, 4140 लगाया और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 38 पर। कल बाजार देखिए, कल मिड कैप में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था किसी का। मिड कैप स्मॉल कैप में सब लार्ज कैप पे तुले हुए थे कल। खैर ठीक है, अब हम इस सेगमेंट में मिड कैप देते हैं। आज देखिए हमने क्रूड की कहानी को अगर आप देखें प्ले करने की कोशिश करी है। क्रूड का पुल बैक, क्रूड का 50 के महत्वपूर्ण स्तर को छू देना, फिर उसको रिगेन कर लेना। आई थिंक ये सारे के सारे अपस्ट्रीम कंपनियों पे, ऑफशोर काउंटर्स पे, ऑफशोर ड्रिलिंग कंपनियों के अगर आप देखें स्टॉक्स पे इंपैक्ट डाल रहा है। आज मैंने डॉल्फिन ऑफशोर पिक किया है। देखिए डॉल्फिन ऑफशोर को शायद मैं जब डेली चार्ट्स पे देखता हूं तो मेरे को लगता है कि भैया अच्छा कर रहा है, लेकिन आप अगर एक शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से ढूंढ रहे हैं तो डॉल्फिन ऑफशोर को डेली चार्ट में मत देखिएगा, इसको देखिए जाइए आर्ली चार्ट्स पे देखिए। आर्ली चार्ट्स पे कल एक बार जरा इंट्राडे चार्ट्स दिखाइएगा जरा इसका। आर्ली चार्ट्स पे इसने कल 92 को पार करके 9240 पे क्लोजिंग दी। आर्ली चार्ट्स पे इसने पहले 88 पे बेस बनाया, फिर 90 पे बेस बनाया और 90 से लेके 92 की चैनल में आर्ली चार्ट्स पे ऑलमोस्ट ये 17-18 घंटे रहने के बाद कल इसने एक मूव दिया है। और जो ये मूव आया है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 7 से 8 रुपए का मूव यहां पर, मैं अभी दिल्ली पर नहीं आया हूं, 7 से 8 रुपए का मूव पॉसिबल है। वो जोन क्या होगा? 98, 99 और
और माइट बी 100, वो जोन जो कि आर्ली चार्ट पे पॉसिबल है। वॉल्यूम्स आप देखिए, मैं अगर अब थोड़ा सा डेली चार्ट्स पे जाता हूं, वॉल्यूम्स आप देखिए डेली चार्ट्स पे, वो कल 4-5 दिन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे थे। देखिए कल हालांकि हायर शेडो यानी प्राइस बहुत ऊपर तक गया, फिर थोड़ा सा रिट्रेस भी हुआ, लेकिन कल इसने अटेम्प्ट लिया था 100 डेमा को पार करने का, नहीं पार कर पाया, लेकिन इसका एक अच्छा बेस बन गया है 50 डेमा पे, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। आज पॉसिबिलिटी अगर ये 100 डेमा को काटेगा तो ये अप्रोच करेगा, एटलीस्ट अप्रोच करेगा, देखिए बहुत कुछ नहीं तो एटलीस्ट अप्रोच करेगा 101 को, एंड दैट इज आई थिंक 200 डेमा। बाकी अगर आप देखिए फंडामेंटल पे, मैं बताऊं लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखिए कंपनी, अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पे भी देखें तो 5.25 करोड़ रुपए के घाटे के अगेंस्ट ऑलमोस्ट इसने 6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पोस्ट किया था। और बाकी अगर आप देखें क्रूड की तेजी और उसका चौथी तिमाही के नतीजे में इम्पैक्ट, वो एक्सपेक्टेड है कि अच्छा ही होगा, तो आज इस स्टॉक पर नजर रखिएगा। तो डॉल्फिन ऑफशोर है आज का टुडेज ट्रेड 9240 के लेवल पर ये कल क्लोज हुआ, लेकिन नजर रखकर चलें आज के सेशन के लिए भी। लेकिन अब कुछ और कंपनियों की बात करेंगे, स्पेशली उन छोटी कंपनियों की जिनके नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। जेटवेज का भी हमने जिक्र किया था, लेकिन कुछ और अर्निंग्स लेकर अब संदीप भी हमारे साथ मौजूद है। बताइए संदीप, कौन से शेयर्स हैं? शुक्रिया दीपाली। कुछ छोटी मुजोली कंपनियों की बात करते हैं। अच्छे नंबर्स की बात पहले करूंगा। एफडीसी एक ऐसी कंपनी जिसके नंबर्स काफी स्ट्रांग देखने को मिले हैं। आय अगर आप देखें 216 करोड़ से बढ़कर 248 करोड़ रुपए आई है। अबिडा फ्रंट पे 40 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर थे पिछले साल की इसी तिमाही में, 57 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर है। और मार्जिन देखिए उसमें करीब 4.7% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। एक तो उनकी लागत में करीब 7% के आसपास की कमी आई है, डेप्रिसिएशन खर्च घटा है, और इसके साथ साथ जो मुनाफे में इतनी तेज बढ़त नहीं आई उसमें अन्य आय में करीब 65% के आसपास की कमी आई है, जो कि दर्शा रहा है कि कोर कारोबार के ऊपर ज्यादा फोकस है और कोर अर्निंग्स की वजह से देखिए मुनाफे के फ्रंट पे इतनी जो तेजी है वो देखने को मिली। तो उस लिहाज से देखा जाए मार्जिन प्रोफाइल बेटर हुआ है और मुनाफे में भी बढ़त देखने को मिली। एफडीसी के नंबर स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। गुजरात एल्कलीज दूसरी कंपनी जिसके नंबर काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। सेल्स अगर आप देखें उसमें करीब 50 करोड़ रुपए के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। 52 करोड़ के मुकाबले 2.5 गुना के आसपास की बढ़त अबिडा फ्रंट पे देखने को मिली है। यही कारण है कि जो मार्जिन है उसमें तेज बढ़त देखने को मिली, करीब 14% के आसपास का जब मार्जिन में आया है। 10.5% के मुकाबले 24.5% के आसपास की मार्जिन इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं। एक तो इनकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट है उसमें कमी आई है, साथ ही साथ पावर और फ्यूल कॉस्ट जो है उसमें तेज कमी देखने को मिली है। साथ ही साथ अन्य आय घटी है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए मुनाफे में 96 करोड़ के मुकाबले 114 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर इस कंपनी ने डिलीवर किए हैं। जो टैक्स रिवर्सल था पिछले साल की इसी तिमाही में उसने कहीं ना कहीं नंबर्स को एड किया था, और इस बार टैक्स रिवर्सल काफी छोटा है, उसके बावजूद मुनाफे में बढ़त आई है, तो नंबर्स काफी स्ट्रांग आप कह सकते हैं। बीपीएल एक और ऐसी कंपनी है जिसके नंबर्स काफी स्ट्रांग देखने को मिले हैं। अगर आप क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इस कंपनी का जो मुनाफा है उसमें बढ़त देखने को मिली है। 2.85 करोड़ के मुकाबले 3.9 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आया है। अन्य आय बढ़ी, उसका इंपैक्ट जरूर इस काउंटर में देखने को मिला है, लेकिन सेल्स अगर आप देखिए 4.6 करोड़ थी, 13.2 करोड़ के नंबर्स आए, यानी कि 3 गुना के आसपास की बढ़त आई। और अगर आप क्वार्टर बेसिस पे देखें तो टर्न अराउंड यानी कि घाटे से कंपनी मुनाफे में आई। तो उस लिहाज से देखा जाए इस कंपनी के नंबर्स भी काफी स्ट्रांग आए हैं। लेकिन एक नतीजा जिसने डिसअपॉइंट किया है वो है फ्यूचर लाइफस्टाइल का। अगर आप बिक्री देखिए करीब 3% घटी है। अबिडा फ्रंट पे अगर आप देखें 14% के आसपास की कमी देखने को मिली है। मार्जिन 10.5% के थे, वो घटकर 10.2% पर है। और इन्वेंट्री का एक इम्पैक्ट था कि उनके बेसिस पे हम नंबर्स को कंपेयर करें एक्सेप्शनल आइटम की वजह से। और पिछले तिमाही में अगर आप देखें एक बड़ा इनको इन्वेंट्री गेन हुआ था, इस बार 4 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेंट्री घाटा हुआ है, उस वजह से नंबर्स में काफी एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला है। मार्जिन में करीब 1.25% के आसपास की कमी आई और जो मुनाफा है 73% घटा है। तो उस लिहाज से देखा जाए हर पैमाने पे नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया है। तो अगर आप देखिए फ्यूचर लाइफस्टाइल थम्स डाउन अगर आप देखिए हमारी रिसर्च टीम ने दिया है। खैर इन नतीजों पे एक बार फिर लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान है इस वक्त टीएस हरिहर। हरी नमस्कार। हरी, आई थिंक मैं आज की चर्चा का स्टार्ट करता हूँ एक हिस्टोरिकल डेटा से। 2005-6 की बात है और ये जो एफआईएस के डेटा होते थे ना, ये आते थे करीब 11:30 बजे। एनएससी कोट करता था लास्ट डे का डेटा। एक दिन की बात है कि एफआईएस की सडनली 2400 करोड़ रुपए की बाइंग आई एफएनओ में। बाजार उस दिन 100-150 पॉइंट भाग गया था। ये 2 दिन में हरी एफआईएस ने करीब 12,000 करोड़ रुपए कैश एंड डेरिवेटिव्स व्हिच इंक्लूड शॉर्ट कवरिंग एंड फ्रेश बैंक एज वेल। इस 12,000 के स्टैटिस्टिक्स को आप कैसे देखते हैं? एग्जैक्टली क्या होने वाला है? क्यों इतना स्ट्रांगली एफआईएस ने अपने आप को अपने पोजीशंस को चेंज किया और लॉन्ग नोट पे ले आए हो अपनी पोजीशंस को? देखिए, जहां तक मेरा अंदाजा है इट इज नॉट ओनली एफआईएस इन इक्विटी बट इवन डेट में एफआईएस का बाइंग रहा है और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी लास्ट 2 दिन से ओवरऑल बायर्स रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सभी मिलकर शायद एक मार्केट पे इंपैक्ट आया। जहां तक स्पेसिफिक एफआईएस का सवाल है, आई थिंक 2 संकेत मिल रहे हैं। पहला संकेत तो ये है कि शायद रुपी हैज काइंड ऑफ बॉटम्ड आउट अबाउट 67.5 68 और यहां से शायद इट कुड गेट बैक टू द 65 लेवल्स। टिपिकली जब भी रुपी अप्रिशिएट होने वाला है वी सी
सर्ज ऑफ बाइंग फ्रॉम द एफआईएस। आई थिंक दूसरी बात यह है कि हमने 2 दिन पहले मॉर्गन स्टैनली का एक अपग्रेड देखा और अब इट्स एक्सपेक्टेड दैट प्रॉब्ली द फेड में पुट ऑफ द रेट हाइक। तो इसके कारण शायद एक जो ग्लोबल फंड मैनेजर्स है इनका ट्रेड्स आर मूविंग फ्रॉम रिस्क ऑफ ट्रेड टू रिस्क ऑन ट्रेड, और जब भी रिस्क ऑन ट्रेड आता है तो डेफिनेटली इंडिया विद 7.6% जीडीपी ग्रोथ इज एन ऑब्वियस कैंडिडेट। तो आई थिंक बहुत बड़ा संकेत शायद यह है कि द ग्लोबल फंड मैनेजर्स आर गोइंग बैक टू रिस्क ऑन ट्रेड। एक और चीज अगर आप हरी देखें, पॉसिबिलिटी, हम इनफैक्ट सुबह से जी बिजनेस में ये डिस्कशन कर रहे हैं कि वो क्या चीज है जो पॉसिबल हो सकती है। अब देखिए कल क्या हुआ था, मोदी सरकार के कामकाज के 2 साल, कल तमाम न्यूज चैनल्स ने एक मैंडेट लिया और कहा कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा। कई लोगों ने ऑलमोस्ट 340 से 335 सीट एनडीए को दे दी। फिर आप देख लीजिए कि आपका नंबर इक्वेशन मॉनसून सत्र में जीएसटी बिल पास हो जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी तलाश रहा है। मॉनसून आपका बहुत अच्छा, साथ ही साथ अगर आप देखें क्रूड ऐसे अभी हालात में नहीं आया है कि वो हमारे फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े को ज्यादा प्रभावित करे। हरे आपको लग रहा है पॉसिबिलिटी एसएनपी द्वारा या फिर किसी और एजेंसी द्वारा कि पॉसिबिलिटी हो इंडिया की रेटिंग्स को कुछ इंप्रूव करने का? नहीं देखिए, टिपिकली आप हिस्टोरिकली देखोगे वीरेंद्र तो होता यह है कि पहले ब्रोकर्स अपग्रेड करते हैं और रेटिंग एजेंसीज उसके काफी बाद अपग्रेड करते हैं, बिकॉज वंस अभी तो आई थिंक मॉर्गन स्टैनली का अपग्रेड आया है। मैं मानता हूं कि शायद अगले 2-3 महीने में और 4-5 बड़े ब्रोकर्स का अपग्रेड आएगा और उसके बाद शायद आई थिंक हम एसएनपी से कोई अपग्रेड को उम्मीद कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली होगा, बट आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि ब्रोकर्स कितने अपग्रेड करते हैं। और मैं मानता हूं कि अगले 4 महीने में काफी बड़े ब्रोकर्स जो निफ्टी और सेंसेक्स के टारगेट्स को यहाँ से कम 10 to 15% अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, 10 to 15% सब्सटेंशियल चेंज देख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव होगा ये। खैर हरी ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे पहले ब्रोकर्स करेंगे उसके बाद बड़ी रेटिंग एजेंसीज। खैर एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज की ऑप्शन रणनीति और साथ ही साथ कुछ नतीजों पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। 4 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। टीएस हरिहर हैं, राजेश सतपुते हैं, समित चौहान हैं और सुनील जैन है। एसजीएक्स निफ्टी अब 25 अंक की बढ़त लेकर ट्रेड कर रहा है दिन के उच्चतम स्तरों पर। लेकिन समित 2 स्टॉक्स जो कि कल सबसे ज्यादा एक्टिव थे डेरिवेटिव्स में, उनमें एक था अशोक लेलैंड जिसने पूरी सीरीज में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कल एक जोरदार शॉर्ट कवरिंग के सहारे 7-8% का मूव स्टॉक में आया। और दूसरा शेयर था इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का, जो पूरी ही मे सीरीज के दौरान कंसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग रहा है। इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी अप्रोच क्या है अभी? दीपाली, पहला स्टॉक आपने कौन सा बोला? अशोक लेलैंड और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। तो ये अशोक लेलैंड की बात करें तो लास्ट सीरीज उसने क्लियरली एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाया। 110 112 के रेजिस्टेंस से एक डिसेंट करेक्शन हमने देखा है टुवर्ड्स उसका जो प्रीवियस हाई था अराउंड 100 रुपीज। तो वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। कल भी हमने उसमें अच्छा खासा बाउंस देखा है। ट्रेडिंग व्यू से इसमें जो रेंज है वो कंटिन्यू रहेगी। ये रेंज 5 से 8 रुपए की रेंज रहेगी। बट अगर कोई मीडियम टर्म व्यू से इसको देख रहा है, अगर 1.5 से 2 महीने का व्यू है, तो हर एक डिप पे अराउंड 199 ये डिप में इसमें बाइंग होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। 95 96 का इसका सपोर्ट बन जाएगा। और ऊपर की तरफ ये हमेशा 110 112 जब भी रिटेस्ट करेगा वहां पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो यहाँ पे ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर ये 100-102 के आसपास मिलता है तो वहां पे खरीदारी होनी चाहिए और 110 112 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की बात करें तो क्लियरली इसने एक अच्छा खासा रन दिखाया है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर एक डिप में इंडिया बुल रियल एस्टेट में बाइंग होगी। इंडिया बुल रियल एस्टेट, एसजीएल, ये स्ट्रॉन्ग काउंटर्स है विद इन दिस स्पेस और इसमें पोटेंशियल है 110 112 लेवल रिटेस्ट करने के। हालांकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर देखें तो डिप में अराउंड 90 88 ये लेवल के आसपास इसमें बाइंग हो सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तुम्हें तो सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखने के लिए। चलिए बात करते हैं एक और ट्रेडिंग के विकल्प की। तक आप देखिए निफ्टी